जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रोफाउंड लर्निंग प्लेटफॉर्म। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम दिल्ली पुलिस की प्रैक्टिस सेट की या मॉक टेस्ट की सीरीज चला रहे हैं, जिसके हमने पार्ट 6 तक डिस्कस कर लिए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यदि आप लोगों ने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इन्हें जाकर एक बार में ईजिली देख पाएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो आपको सिर्फ अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करना है। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो हम बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चनों की। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेशन बिना समय को खराब किए। तो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, हमीदा बानो बेगम खालिस्तान की माँ थी। कहने का मतलब है कि हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो सम्राट अकबर की माँ थी। अब एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको मैं बता दूं कि कुछ मैं कोडवर्ड लिख रहा हूं जिनको आपको याद रखना है। ये लिखा है भाजपा। अभी पार्टी किसकी है, मतलब सरकार किसकी है? भाजपा की। तो आपको भाजपा से भाजपा याद रखना है। तो भाजपा का मतलब क्या हुआ कि मुगल वंश में जो शासक हुए, इम्पोर्टेंट शासक हुए, उनका क्रम क्या था? तो आप देखेंगे बी से हो जाएगा बाबर, एच से हो जाएगा हुमायूं, ए से हो जाएगा अकबर, जे से हो जाएगा जहांगीर, और एस से हो जाएगा शाहजहां, और ए से हो जाएगा औरंगजेब। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और अपना क्या हो गया, औरंगजेब। ये थे मुगल वंश में इनके इम्पोर्टेंट जो भी शासक हुए उनका क्रम। दूसरी बात ये बताना चाहूँगा, जिसको भी स्पीड थोड़ा स्लो रख रही होगी तो आप जाकर प्लेबैक स्पीड में जाके, नॉर्मल होगा आप उसे 1.5 में कर सकते हैं, 1.75 में कर सकते हैं, जितना आपको कंफर्टेबल लगे आप उतना कर सकते हैं। तो ये अपना हुआ क्या, भाजपा। आपको याद रखना है भाजपा, भाजपा से भाजपा। तो ये हुआ। फिर एक क्वेश्चन आता है कि मुगल किसके वंशज थे? तो मुगल दो वंशों के वंशज थे। इसके पहले की वीडियो आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, तो मुगल दो वंशों के थे, तैमूर लंग के थे और है ना, तैमूर लंग के थे और तुर्क थे। ठीक है, और चीन की तरफ से भी थे, तो मंगोलों की तरफ से भी थे और तैमूर लंग के भी थे, है ना। तो ये दोनों के वंशज थे, एक अपने पिता की तरफ से थे, एक माता की तरफ से थे, है ना। तो ये दोनों अलग अलग वंश के, मतलब कहना दो अलग अलग वंश थे जो जिनसे बाद मुगल वंश अपने भारत में आया। ठीक है, तो स्थापना किसने की थी भारत में? मतलब सर्वप्रथम कौन आया? बाबर आया। बाबर ने क्या किया था? लोधी को हराया था, जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक था, इब्राहिम लोधी। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक EPI कब प्रकाशित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 2002 में। पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक राज्य की नीतियों के पर्यावरणीय प्रदर्शन को आंकने की एक प्रक्रिया है, जो कि पहली बार 2002 में प्रकाशित किया गया था। फिर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानव अधिकार, ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। 1993 में संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मिलान करें। तो मिलान करने में क्या, सूची 1 और सूची 2 वेदांग दिए गए हैं और विषय दिए गए हैं। तो इसके सीधे हम राइट आंसर की बात करेंगे, क्योंकि दो ऑप्शन यहाँ पर हैं, दो ऑप्शन ऊपर और हैं, तो हम इनको बात कर लेते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ, कल्प, यज्ञ का संपादन, निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति, छंद, इसमें मंत्र होते हैं, और शिक्षा, शुद्ध उच्चारण। ठीक है, इसका ये हो गया राइट आंसर। फिर हम बात करेंगे सासाराम में किसका मकबरा है? तो आप सभी को पता है कि सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। किसका है? शेरशाह सूरी का मकबरा है। और शेरशाह सूरी ने क्या करवाई थी? ग्रैंड ट्रंक रोड की क्या कहना चाहिए, बनवाई थी। तो सासाराम में किसका मकबरा? शेरशाह सूरी का। और शेरशाह सूरी एक ऐसा प्रथम राजा हुआ जो कि अपने मृत्यु के पहले ही अपना मकबरा इसने बनवा लिया था। फिर हम बात करते हैं चार मीनार स्थित है। तो आप सभी को पता है चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। आगरा में ताजमहल स्थित है, जिसको बनवाया था शाहजहां ने मुमताज़ बेगम की याद में, प्यार किए की निशानी है। ठीक है, और ये एक तरह का क्या कहना चाहिए, तो समाधि स्थल ही है, जिस पर मतलब बेगम जी की अपनी क्या है, समाधि है, वहाँ पर यह ताजमहल बनाया गया है।
फिर हम बात करते हैं अजमेर की। अजमेर में क्या है, अपने नवाज जो मुसलमानों के मतलब तीर्थ स्थल जो कहा जाता है, ठीक है, अजमेर शरीफ जी हैं। और जयपुर में अब बात कर ली जाए तो जयपुर क्या है, पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है ही, आप सभी को पता है ना। तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ, आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती। तो आप सभी को पता है इसका राइट आंसर कि प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे कौन थे, आत्मारंग पांडुरंग। क्या जाएगा, आत्मारंग पांडुरंग। प्रार्थना समाज भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और समाज सुधार के लिए एक स्थापित समुदाय था। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे ने बम्बई में की थी, 31 मार्च 1867 में की थी। कहाँ की थी, 1867 बम्बई में की गई थी। आत्माराम पांडुरंग और गोविंद रानडे के द्वारा की गई थी। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग को चार्ल्स जॉन कैनिंग भी कहा जाता था। यह एक कुशल राजनीतिज्ञ था और 1857 की क्रांति के दौरान भारत के गवर्नर जनरल भी थे। और कैनिंग 1858 में भारत के वायसराय बने। एक क्वेश्चन और बनता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग ही था। ठीक है, आपको ये याद रखना है। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश शासन अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या हो जाएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम के गांधी। मैं महात्मा गांधी ढूंढ था, महात्मा गांधी जी गए कहाँ, पर लेकिन ये शॉर्ट में लिखे हुए हैं एम के गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम के गांधी। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक हैं एम के गांधी, महात्मा गांधी। अब इसके पहले जो क्वेश्चन था अपना दादा भाई नौरोजी का, इनकी एक उपाधि भी है, इन्हें किस नाम से जाना जाता था, है ना। तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, है ना। तो आपको ये भी पता होगा। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं, कौन सा शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। क्या जाएगा, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। भारत नहीं होगा, ब्राज़ील होगा। ब्राज़ील दुनिया का प्रमुख गन्ना उत्पादक है। भारत और चीन इस संदर्भ में दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और संस्कृति संगठन 2013 के अनुसार। तो शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है किसे, ब्राज़ील को जाना जाता है। फिर भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। नहीं, इसका राइट आंसर आप सब बता सकते हैं क्या, जी हाँ, इसका राइट आंसर है MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन अनुवांशिकी विशेषज्ञ हैं जिन्हें भारत में गेहूं की उच्च किस्मों को विकसित करने के लिए भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और इन्हें 1989 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो आपको यह याद रखना होगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है, तो आप सभी को पता है गिर गुजरात में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गिर में क्या है, एशियाटिक लॉयनो, है ना, एशियाटिक जो लॉयन है उनके लिए ये प्रसिद्ध है। तो गिर कहाँ पर है, गिर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है गुजरात में स्थित है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है, तो आप सभी को पता है अमरकंटक से सिर्फ 2 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा और सोन। तो ये सभी तो नहीं निकलती हैं, बची कौन, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी। फिर साइलेंट वैली या मुख घाटी किस राज्य में स्थित है, तो आप सभी को पता है साइलेंट वैली केरल में स्थित है। केरल है आखिरी में और आखिरी में जाके सब हो जाते हैं शांत, तो यहाँ पर हो गया साइलेंट वैली। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समुद्र में वृहत ज्वर कब उठता है, वृहत मतलब बड़ा, ठीक है, वृहत मतलब बड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन। पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन वृहत ज्वर उठता है। फिर साइलेंट वैली भारत के किस राज्य में है, वापस से रिपीट हुआ यह क्वेश्चन, तो केरल में स्थित है। आप सभी को मैंने बता दिया कि केरल में स्थित है। फिर हम बात करते हैं भारत के संविधान के दार्शनिक तत्व निम्नलिखित में से किन पर आधारित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेहरू
1947 के उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। फिर राष्ट्रीय एकता और अखंडता को किस संविधान संशोधन के द्वारा कब जोड़ा गया? राष्ट्रीय एकता और अखंडता को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर जाएगा 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 की धारा 2B के द्वारा 3 जनवरी 1977 से। ठीक है, तो इतना सब आपको याद नहीं रखना है। यहाँ से याद रखने वाला इंपॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन हुआ कब? 1976 में हुआ, और इसे और क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जोशिया स्टम्प के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में अंतर नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक चरित्र का सिद्धांत। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने कहा लोक निगम सरकारी संस्थाओं के क्षेत्र में 20वीं सदी की एक महत्वपूर्ण खोज है? तो इसका राइट आंसर जाएगा W.A. रॉबसन। W.A. रॉबसन। देखिए, जीके का जो पोर्शन है अपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, ये 50 नंबर का, तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है करंट अफेयर्स की तरफ। करंट अफेयर्स का जो वेटेज है 20 मार्क्स तक का रहने वाला है, 25 भी हो सकता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है करंट के स्टैटिक पर। करंट तो रहेगा ही, करंट का स्टैटिक आपको मेन पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको करंट का स्टैटिक आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ये सब जो जीके के अदर क्वेश्चन, जैसे अभी हम ये अपनी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, इसमें से बहुत ही कम क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही कम, क्योंकि जीके का कोई सार नहीं है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, बस आपको समझ में होना चाहिए और आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। यदि आपने कभी ना कभी वो आपकी आंखों के सामने से निकला होगा तो आपको वो ज़रूर एग्ज़ाम में ध्यान में आ जाएगा कि हाँ, इसका राइट आंसर ये होगा। इसलिए लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। प्रैक्टिस सेट लगाने का मतलब ये होता है, ये नहीं कि हमको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे वही क्वेश्चन हमारे पेपर में कहीं ना कहीं 5-6 बंचेस में आ जाएंगे। नहीं, प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और वो क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, आपकी आंखों के सामने से निकला है, तो यदि आपके एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आ रहा है तो आपको डेफिनेटली बन जाएगा। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित का मिलान करें और सही का जवाब करें। तो ये क्वेश्चन है, इसके आप ऑप्शन देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका मैं सीधा राइट आंसर की बात करता हूँ, ऑप्शन ए। ठीक है, तो आर्टिकल 74 संबंधित है मंत्रियों की परिषद से। आर्टिकल 356 संबंधित है संशोधन की, आर्टिकल जो अपना 356 है आपातकाल से संबंधित है। 370 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 368 हो जाएगा संशोधन की प्रक्रिया से, इसका राइट आंसर। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में हेरोड डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कि कब स्टार्ट हुआ था? 1951 से स्टार्ट हुआ था और 5 साल चला था, 1956 तक चला था। 1946 में राय ऑफ हेरोड और एफसी डोमर द्वारा विकसित किया गया था, इसलिए इसे हेरोड डोमर मॉडल आर्थिक विकास का एक शास्त्रीय मॉडल नाम दिया गया। ठीक है, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एकीकृत विद्युत विकास योजना की मुख्य वस्तु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी के लिए 24/7 शक्ति सुनिश्चित करें। फिर है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस स्थान से शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा राजस्थान से शुरू किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? 2011 में, जून 2011 में यह प्रारंभ किया गया था। लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं। लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन क्या है? बहुविध बंध बनाता है। क्या बनाता है? बहुविध बंध बनाता है। फिर हम बात करते हैं धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं ऊपर की ओर। आकर्षण बल क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, स्थित वैद्युत क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चुंबकीय क्षेत्र। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मानव प्रजनन निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजन का श्रवण कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिपक्व अंड से होता है। कहाँ से होता है? परिपक्व अंड से होता है। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीव विज्ञान में जीन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डीएनए का एक विशिष्ट खंड जिसमें एक विशेष उत्पादन बनाने के निर्देश होते हैं। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली अपचायक कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरियम। बेरियम क्या है? सबसे शक्तिशाली अपचायक कारक है। फिर हम बात करते हैं विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डीएनए के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों की तुलना करने के लिए
निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी उपयोग में लाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए अंगुली छाप। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स होता है एचआईवी, है ना। एचआईवी इसका वायरस का नाम हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेट्रोवायरस। क्या जाएगा? रेट्रोवायरस की वजह से होता है। और आप एड्स का फुल फॉर्म कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसके वायरस का भी नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैस कहा जाता है क्योंकि वह, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर आने देती है परंतु ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य हो, नहीं सॉरी शून्य नहीं होगा, क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी पदार्थ से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगे का वेग किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पदार्थ के लचीलेपन के मापांक पर और साथ ही घनत्व पर निर्भर करता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रेफाइट के बारे में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसकी गति निम्न तापीय स्थिरता और निम्न वैद्युत और तापीय चालकता पर निर्भर करता है। ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक से किसके द्वारा बंद बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थिर वैद्युत बल्ब। फिर है प्रकाश किरणों या प्रतिबिंब का किसी एक अधिक घनत्व वाले माध्यम से मुड़ना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपवर्तन कहलाता है। फिर पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी वस्तु का पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर जाने के लिए न्यूनतम वेग पलायन वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? पलायन वेग कहलाता है। जैसे पृथ्वी का हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड क्या हो जाएगा? पलायन वेग कहलाएगा। प्लाज्मिड क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्यतः जीवाणुओं में पाए जाने वाला छोटा वृत्ताकार डीएनए। फिर गतिज आणविक मॉडल के अनुसार गैसों में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कहाँ गया ये, अणु एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं और उपलब्ध स्थान पर फैले रहते हैं। फिर निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये हैं केचुआ, अनुक्रमण, परितंत्र सेवा, जनसंख्या वृद्धि, है ना, ये सब आप ध्यान देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर मैं सीधे बात करूँगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केचुआ, है ना। केचुआ आ गया है, अपरदकारी है। फिर हम बात करेंगे अनुक्रमण की, तो ये अग्रज जाति का है। परितंत्र सेवा की बात करेंगे तो ये परागण है, और जनसंख्या वृद्धि की बात करेंगे तो ये जन्म दर पर आधारित है। ठीक है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये जो ऑप्शन आपको दिए गए ना, ये आपको सिंगल क्वेश्चन के रूप में भी देखने को मिल सकता है ना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सीधे ऑप्शन सी की हम बात करेंगे, सफ़ेद सोना और चांदी, ये गलत है। ठीक है, ये क्या है? गलत है। तो पीतल, तांबा और जस्ता सही है। स्टेनलेस स्टील, लोहा, क्रोमियम, गुलाबी सोना और तांबा। ठीक है। तो अब सफ़ेद सोना क्या होता है, वाइट गोल्ड क्या होता है, यदि आप कमेंट कर सकते हैं तो आप समझ आइए कि आपकी पढ़ाई बहुत नेक्स्ट लेवल की चल रही है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीएनए के भीतर एक विशेष स्थान पर काटते हैं। फिर जीवों के द्विनाम पद्धति दो घटक कौन से हैं? तो जीवों के द्विनाम पद्धति वंश, नाम और जाति विशेषण, जैसे होमोसेपियंस, ये द्विनाम पद्धति पर आधारित है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेंडन या कंडरा। क्या जाएगा? टेंडन या कंडरा। हड्डियों से, मांसपेशियों को हड्डियों से, ठीक है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ना। तो आपको ये क्या लिख दिया मैंने, MBT से आपको याद रखना है मोहब्बत बिन तुगलक, आपको पता ही होगा, है ना। तो M से हो जाएगा मांसपेशी, B से हो जाएगा बोन मतलब हड्डी, और T से हो जाएगा टेंडन। आप इसको याद रख लेंगे तो हड्डियों से हड्डियों का जोड़ने वाला भी आपको सिंपल याद हो जाएगा, जो होता है लिगामेंट। ठीक है। तो MBT आप याद रखेंगे, मांसपेशी, B से बोन, T से टेंडन। ठीक है। कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये यूज़फुल कीवर्ड आपके काम आते हैं, आपके एग्ज़ाम में आपको 1 नंबर दिलाते हैं, तो यार ज़रूर इस चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, फैला दो। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। फिर किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोरा में क्या आता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। फिर नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बृहस्पति का परीक्षण किया है। फिर हम बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती हैं, तो क्या कहलाती हैं, समवर्षा रेखा कहलाती हैं। तो दोस्तों ये थे अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने जीके से संबंधित, जीएस से संबंधित। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसी प्रकार का कोई सुझाव हो तो आप मुझे वह भी कमेंट कर सकते हैं। यदि आप अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एज़ योर विश, आप मुझे वहां पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को वहां से भी मिलेगा। तो दोस्तों मैं लेता हूं आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें।